हो, एक श्रोता को 10, 15, 20, 100 के बराबर मान करके चलना होगा। तो आज का यह कार्यक्रम मातृभाषाओं की महत्ता पर है। जिस तरह से मातृभाषाओं को बोलने वाले कम होते जा रहे हैं, उसी तरह से जो है मातृभाषा की महत्ता पर विचार विमर्श सुनने वाले भी कम हो गए हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है कि धीरे धीरे और लोग जुड़ेंगे। तो इस सत्र की अध्यक्षता कर रही है मिमी केविसा एजुल। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। और इस सत्र के दूसरे वक्ता हैं, प्रतिभागी वक्ता हैं रतनलाल सांत जी, दिलीप बोरकर जी और मनमोहन जी। उन लोगों से भी अनुरोध होगा कि वे मंच पर आए। मैं सत्र की अध्यक्ष मिमी केविसा एजुल का परिचय दूं। आप नागालैंड विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं भाषा विज्ञान की और तेंदे विभाग की प्रमुख के रूप में सेवारत है। देश विदेश की कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में टेनिडे सिंटैक्स पर आपके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। वर्ष 2018 में आपकी पुस्तक रिलेटिव क्लॉज फॉर्मेशन इन टेनिडे प्रकाशित हो चुकी है। आपने कुछ टेनिडे कविताओं का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया है। मैं अकादमी की तरफ से आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रतनलाल शांत जी को। रतनलाल शांत जी कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखते हैं। आपने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी धारावाहिक नाटक लिखे हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में कश्मीरी की 20, हिंदी की 9 और अंग्रेजी की 2 पुस्तकें शामिल हैं। रंगमंच के लिए आपने 8 नाटकों का लेखन किया है। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए जम्मू और कश्मीर सांस्कृतिक अकादमी पुरस्कार, CIIL मैसूर द्वारा भाषा भारती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित है। श्री रतनलाल शांत जी अपने विचारों के साथ। आदरणीय श्रीमती मिमी जी और मेरे सह पैनलिस्ट जो कि अपनी अपनी भाषाओं के बड़े सिद्धांत लेखक हैं, मैं और सबसे बढ़कर हमें यहाँ पे सुनने वाले जो हमारे कृपालु पाठक हैं, आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। बंधुओं, आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ही हाथ में मनुष्य की नियति, मनुष्य का वर्तमान और मनुष्य का भविष्य अब है, ऐसे में संस्कृति और भाषाओं की बात करना वास्तव में काफी जीवट का काम होना चाहिए। लेकिन ये इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो हमारी समस्याएं हैं वो हमारी जिंदगी के लिए इतना महत्व रखती हैं कि हम उनसे अलग होके या
उनका जोर घटते हुए देखकर अपने आप को अलग नहीं कर सकते, उनसे पीछे हट नहीं सकते। हमें आज नहीं तो कल अपनी भाषाओं और अपनी संस्कृति के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर विचार करना ही होगा, और नई नई समस्याएं पैदा होंगी। जितनी जिंदगी की संकुलताएं और समस्याएं बढ़ती जाएंगी, उन समस्याओं के साथ साथ हम हमारा सांस्कृतिक अस्तित्व कैसे बचा रहे, कैसे हम संपूर्ण मनुष्यों की तरह बचे रहें, इन पर विचार करना ही होगा। और इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है हमारी मातृभाषा की समस्या। तो क्या है समस्या? समस्याएं तो कई हैं मातृभाषा से जुड़ी हुई, बहुत कुछ इन विषयों पर चर्चा हुई भी है। मुझे लगता है कि हम जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, हमें इन समस्याओं को थोड़ा सा थियोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सैद्धांतिकरण करना पड़ेगा। मूलतः कुछ सिद्धांत हमें देखने पड़ेंगे, उनकी निर्धारण भी करना पड़ेगा कि जिनसे हम इनको देखें, इनको परखें और अपने लिए क्या कोर्स हो सकता है उसको निर्धारित करें। तो मैं जिस विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ वो है मातृभाषा का महत्व, और विशेष तौर पर जो हमारी सांस्कृतिक एकता है उसके साथ मातृभाषा का संबंध, मातृभाषा का रोल, उसकी भूमिका क्या हो सकती है, इसके बारे में सिद्धांतता है हमको किन समस्याओं से जूझना पड़ सकता है और किन से हमें जूझना चाहिए। इस विषय पर मैं आपके सामने कुछ विचार रखूं। मातृभाषा तथा संस्कृति के पारस्परिक संबंधों तथा एक दूसरे के लिए, क्या ये लाइट कम कर सकते हैं? ये चेहरे पर पड़ रही है, ऊपर से पीछे से लाइट होनी चाहिए अवस्था एकदम। मातृभाषा तथा संस्कृति के पारस्परिक संबंधों तथा एक दूसरे के लिए महत्व को समझने का पहला सूत्र मेरी समझ में ये है कि ये दोनों, मातृभाषा और संस्कृति, प्रकृति से ही सहज होती है, जन्मती भी सहजता से है और इनका विकास भी सहजता से ही होता है। हमारा जन्म लेना सहज है, शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए हमारा जन्म लेना भी स्वाभाविक है। इसी तरह संस्कृति सहज की रक्षा करती है, तभी पनप सकती है। मातृभाषा या संस्कृति को अगर बिगाड़ा भी जाता है, बिगाड़ा जा सकता है, तो केवल कृत्रिम उपादानों से, आर्टिफिशियली हम इनको बिगाड़ सकते हैं। जो भी मीन्स होंगे, चाहे जिस नियत से किए जाएं कि मातृभाषा को के साथ क्या व्यवहार किया जाए, वो आर्टिफिशियल होगा बेसिकली, क्योंकि उनकी नेचर जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है। मातृभाषा और संस्कृत को केवल कृत्रिम उपादानों से ही अस्वाभाविक बनाया जा सकता है, अनहुआ भी किया जा सकता है। You can wish them away. ऐसा हम संसार में कई मातृभाषाओं के गायब हो जाने या कई संस्कृतियों के विकृत हो जाने की शक्ल में देखते सुनते रहते हैं। इसलिए संस्कृति सामाजिक या सामुदायिक नेचर में सामुदायिक होती है, संस्कृति कलेक्टिव होती है, कलेक्शन की होती है। सामुदायिक होते हुए भी व्यक्ति मानव की सहज वृत्तियों से ही सहजता प्राप्त करती है।
व्यक्ति सहजता की भरपूर अभिव्यक्ति केवल मातृभाषा में ही संभव है। इस संभावना का प्रतिफलन इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि पहला मानव समाज इस दुनिया में या इस सृष्टि में पहला मानव समाज नवजात शिशु और उसकी मां के बीच बनता है और मातृभाषा इस आरंभिक समाज के लिए संप्रेषण की सामग्री जुटाती है। शेष समाज बाद में आता है, बाहर का समाज, और वो अपने सामुदायिक गुणों से, क्योंकि जो समाज हम बाहर देखते हैं उसके गुण ही सामुदायिक हैं, सामुदायिक गुण से इस संबंध को लगातार समृद्ध करता रहता है। जो भी हो, दोनों की धुरी, मातृभाषा और संस्कृत की धुरी जो अक्सर जिस पे बोलती है, जिस पे ये पनपती हैं, वो है संप्रेषण, सहज संप्रेषण। इसमें जितने भी सामूहिक प्रयास हैं, जीवन को जीवंतता दे, इस तरह संस्कृति को भरपूर बनाए, ये कामना हमारी आज तो है। हमें लगता है कि ये कामना हमें मेरे सिरे से कभी पड़ रही है, लेकिन ये कामना हमारे ऋषियों ने कब की थी, जब कहा था संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनं सुजानता। इस प्रकार सहजता हमारी मातृभाषा और समुदाय की संस्कृति के बीच एक प्रमुख साझा तत्व है, बेस्ट कॉमन एलिमेंट बिटवीन द टू, साझा तत्व है पहला। दूसरा तत्व जो उसे हम कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, एक तरह का उत्प्रेरक है जो साझे तत्व को शक्ति देता है, और वो है सरलता। पहला है सहजता, दूसरा है सरलता। ये दोनों हमारे संप्रेषण तथा अभिव्यक्ति के मूल आधार हैं। संस्कृति प्रकृति से आत्मिक अभिव्यक्ति के मूल आधार है। संस्कृति प्रकृति से आत्मिक अभिव्यक्ति की एक प्रणाली होती है, सिस्टम प्रणाली होती है, आत्मा की अभिव्यक्ति। और आत्मा की दार्शनिक परिभाषा अगर हम देखें, कोई भी परिभाषा देखिए, उसमें पवित्रता और निश्चलता को बड़ा महत्व दिया जाता है। सांस्कृतिक उपादानों, अब संस्कृति कैसे प्रकट होती है, उसके क्या उपादान है? सभ्यता, सिविलाइजेशन एक, सामाजिक व्यवहार है, और साहित्य, कला और दूसरी चीजें हैं। इन सब में संतुलन और समरसता बनी रहे, इस उपक्रम के लिए संस्कृति को आत्मिक निश्चलता से बहुत कुछ लेना होता है। इस उपक्रम में महानता, सहजता मूल तत्वों की तरह और सरलता उत्प्रेरक तत्वों की तरह उपस्थित रहे। ये हम सामाजिकों की नजर में और सोच में और कर्म में हमेशा मौजूद रहने चाहिए। हम सामाजिकों को ये सब देखना। असल में संस्कृत या संस्कारित होने की प्रक्रिया का पहला स्पंदन मातृभाषा में ही होता है। मातृभाषा पर बल देकर हम साहित्य और अन्य कलाओं की संस्करण शक्ति, की जो शक्ति, जो संस्कारित करने की शक्ति, संस्करण की शक्ति है, उसको अनायास हम खुद ब खुद बल देते रहेंगे, क्योंकि हम इस शक्ति को निश्चलता, सहजता और सरलता से ही समझ सकते हैं और इसे सामाजिक जीवन में स्थापित भी करते हैं। अब सवाल है कि कलाएं जो हैं ये उतनी सहज नहीं रहती, उतनी सरल नहीं रहती, और फिर इन सब के अलग अलग साइंसेस, अलग अलग स्टडीज डेवलप हुई हैं, और जब
स्टडीज डेवलप होती हैं तो संकुलता आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। तो ऐसे में ये सरलता और सहजता का क्या हो, इनकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? या अगर हम इनकी रक्षा पर ही बल देते रहें तो कहीं व्यवधान तो नहीं पैदा हो। ये सच है कि कलाएं अभिव्यंजना की प्रणाली पर आधारित होने के कारण संकुल, कॉम्प्लेक्स और जटिल हो सकती हैं, और लग सकता है कि वे आत्मिक सहजता से दूर होती जा रही है। ये लग सकता है आत्मा की जो निश्चलता और सहजता है वो इनसे अगर दूर होगी तो फिर इनकी जिंदगी चली जाएगी, इनका जीवन तत्व समाप्त हो जाएगा। तो न भाषा मातृभाषा रहेगी और न संस्कृति। साहित्य चाहे वो ललित हो, चाहे वो अभिनय वाला साहित्य हो, अभिनय हो, साहित्य हो, प्योर साहित्य, या ललित कलाएं हो, या अभिनय वाली कलाएं हो, ये सिर्फ अभिजात शिक्षित वर्गों तक सीमित हो रही हैं। ये एक ज्वलंत प्रश्न है और हमको इस पर बहुत सोचना होगा। मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर हमें कलाकार के आत्मिक विकास पर ध्यान देने से ही मिलेगा। अनुभूति को ग्रहण और अभिव्यक्त करने की उसकी क्षमताएं विकसित करनी होंगी। ऐसा करने के लिए उसे मातृभाषा की सहजता से संपन्न करना पड़ेगा। इस प्रकरण में मातृभाषा और संस्कृत दोनों के बचाव की संभावना मौजूद हो सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है, मैं तो इसे दुर्भाग्य ही मानता हूँ, कि अपनी संस्कृति का मूल्यांकन करने के लिए हम जिसे कहते हैं कि अच्छा मूल्यांकन, बेहतर मूल्यांकन करने के लिए अभी भी हमें बहुत हद तक एक विदेशी भाषा पर निर्भर होना पड़ता है। हम अपनी भाषाओं में जीवन शैलियों, साहित्यों तथा कलाओं का स्तरीय अवलोकन नहीं कर पा रहे। कर तो सकते हैं, लेकिन अभी चलन बहुत कुछ रुक गया, नहीं कर पा रहे हैं हम। एक कारण ये है कि हम अपने प्रति हीन भावना के कारण अपनी नई पीढ़ियों को जानबूझकर मातृभाषा, भूमि चेतना और पर्यावरण की समझ से दूर करते जा रहे हैं। हम अपनी भावी पीढ़ी को भी करते जा रहे हैं। तो कहा जाता है कि हमारी नई पीढ़ियां जो हैं वो मातृभाषा नहीं बोलती, दूर पड़ती जा रही हैं। हाँ, कुछ समझती हैं, हमारे बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन एक और बच्चे जो है, यानी कि दूसरी पीढ़ी जो होगी हमारे बच्चों की, वो तो बिल्कुल दूर पड़ती जा रही है। इसके कई कारण हैं, लेकिन कम से कम दो कारणों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए इस संदर्भ में। समाज के नव धनाढ्य जो हैं, नियो रिच और मध्य वर्ग के कुछ अति महत्वाकांक्षी परिवार, उनमें मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा तथा संस्कार दिए जाने का प्रचलन आम है। इससे बच्चों में अंग्रेजी की कुशलता और आधुनिक नौकरियों की सुलभता बढ़ती तो जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में कम से कम ये था कि अंग्रेजी थोड़ा बाद में शुरू की जाएगी, लेकिन जैसा कि प्रभाव का एक क्षेत्र बन रहा है, प्रभाव मंडल अंग्रेजी का हो रहा है, और शायद बहुत सूरत में हमें चारा भी हमारे पास नहीं है, तो उससे नतीजा ये निकल रहा है कि हम बच्चों को शुरू से ही जितना हो सके अंग्रेजी के ज्ञान से शुरू। और जब हम ऐसे हमारे वर्गों को बताते हैं कि मातृभाषा से शुरू करो, बाद में अंग्रेजी धीरे धीरे आ जाएगी, तो हमसे ये सीधा कहा जाता है, हमसे का मतलब जो थोड़े महत्वाकांक्षी हैं, जो मध्य वर्ग के हैं, या जिनके पास थोड़ी बहुत सुविधाएं सुलभ हैं, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि आप तो अपने बच्चों को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं रखने देना चाहते हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम सब
दो चार हो रहे हैं, हम भले ही अपनी आंखें बीच में मूंद लें और इनकार कर लें, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा हो रहा। हम इससे बच्चों में अंग्रेजी की कुशलता और आधुनिक नौकरी पाने की सुलभता बढ़ती तो जाती है, पर संस्कृति में रच पच जाने की जो उनकी अर्हता है, उनकी सुटेबिलिटीज हैं, वो अदृश्य होती जा रही हैं। वे धीरे धीरे परिवार और समाज की मूल्य संरचना से, जो हमारा वैल्यू स्ट्रक्चर है सोसाइटीज का, अभी भी इतना नहीं बदला है कि वो जिंदगी को एकदम बदल बदल डाले। वो वैल्यू स्ट्रक्चर है, वो भी बना हुआ है, तो वो उससे बाहर होते जा रहे हैं हमारे बच्चे, खासतौर पर वो बच्चे जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जाते हैं। उनसे अंग्रेजी मात्र अंग्रेजी को ज्ञान का राजमार्ग बनाते हुए देश भाषाओं को रिसाव से ग्रस्त होने देना आखिरकार संस्कृति को भयावह क्षति पहुंचाएगा। ये चेतना भी गायब होती जा रही है। ये चेतना भी अब नहीं रही है। पहले तो था, एक तरह से रेजिस्टेंस था कुछ वर्गों में इस सब के प्रति, और एक वैचारिक बहसें होती थी, वैचारिक प्रश्न उछाले जाते थे, लेकिन अब इन पर ज्यादा विचार नहीं किया जा रहा है, और ये बहुत ही दुखद स्थिति है। एक नई शिक्षा नीति जो बन रही है, उसमें मातृभाषा को नई प्रणालियों का वाहन बनाने पर जोर दिया जा रहा है, और ये एक स्वागत योग्य विषय है। ऐसा तो हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजी को मातृभाषा के समकक्ष आरंभिक दर्जा देने का रुझान बढ़ रहा है कि मातृभाषा से ही शुरू क्यों न किया जाए, आगे जाकर मातृभाषा को ही अंग्रेजी से शुरू क्यों न किया जाए, आगे जाकर अंग्रेजी को ही सब ज्ञान विज्ञान का वो बनना है, ये कहा जा रहा है। मैं निजी प्राइवेटली गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों की बात नहीं करता, मैं गैर सरकारी प्राइवेट संस्थानों की शिक्षा की बात नहीं करता, जहां पे करेक्ट एजुकेशन के नाम पे अगर कोई बच्चा मातृभाषा में बोले, तुतलाते बच्चों को भी मातृभाषा बोलने पे दंड दिया जाता है, ये हमको मानना पड़ेगा। तुतलाते बच्चों को भी अगर वो मातृभाषा में बोले, इसी भाषा में भी, और ये केवल उत्तर भारत में, केवल दक्षिण भारत में, दूर पूर्व में भी हो रहा है, और पूरे देश में ये हो रहा है, दंडित किए जा रहे हैं प्राइवेट संस्थान। लेकिन अब सरकारी शिक्षा संस्थान जो है, वो भी इस अंग्रेजी को बहुत नीचे तक ले जा रहे हैं, और जितना हो सके उतना पहले से ही, बल्कि अब इसको शिक्षा का माध्यम भी बनाने पर सोचा जा रहा है। पता नहीं हम अपने उभरते युवा वर्ग को एकांकी और असहज जीवन जीने का अभिशाप कब तक दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ ये अभिशाप हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, और हम हमारे लिए कहना बड़ा आसान है कि हमारे बच्चे जी नहीं अब बोलते ये अपने घर की भाषा घर में रहती है, घर में तो बोलते हैं, लेकिन वो समय बहुत ऐसे घरों में भी आ रहा है, आ चुका है कि जब फिर घरों में भी मातृभाषा नहीं बोली जा रही। हम संपन्न होते जाएं, हमारी संतान को आर्थिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने को हर देशी विदेशी अवसर सुलभ हो, पर संस्कृति हमें याद रखना होगा कि संस्कृति हमारी हमेशा भारतीय मूल की ही रहेगी। ये सत्य हमें भूलना नहीं चाहिए। भारत में रहते हुए अंग्रेजी को मातृभाषा बनाने का भ्रम हमें आघात पहुंचाएगा। देशी भाषाओं को दादी या नानी की ही भाषा मानने और केवल उनके ही साथ व्यवहार में लाने की प्रवृत्ति को रोकना होगा। तभी आर्थिक विकास हमारे संपूर्ण यानी सांस्कृतिक विकास की जमानत देगा। नहीं तो हम अपना व्यक्तित्व, अपनी अस्मिता सब खो देंगे। न बचने वाली संस्कृति बचेगी और
न बचाने वाली मातृभाषा। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है और इसका समाधान भी आसान नहीं है। समाधान भी गंभीर चिंतन मन की मांग करता है। धन्यवाद। धन्यवाद रतनलाल शांत जी। और मित्रों, आज मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दिलीप बोरकर जी को। दिलीप बोरकर जी कथाकार और नाटककार हैं। आप टेलीविजन कलाकार और सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी हैं। आपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। आपकी प्रकाशित कृतियों में एक अखबार डायरी, सखी वसुंधरा, गोमाचल के हिमाचल, पिंटू कर भगवती और भरती भर शामिल है। आप डॉक्टर PM पै फाउंडेशन अवार्ड, साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार के अलावा अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। हांव दिलीप बोरकार गोंयच्यान आयलो आनी तुमच्या मुखार हांव कोंकणींतल्यान उलयतां। गोंय हें सोबीत अशें एक राज्य। दिस इज माय आयडेंटिटी। This seminar is on culture and language. Therefore, I am speaking to you in Hindi क्योंकि भारतीय भाषा में हिंदी आती है, संपर्क भाषा, और इसी के कारण सब लोगों को पता चलता है कि हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उसके सामने मैं बहुत बड़ा कुछ बोलने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मैं जिस प्रदेश से आया हूँ, जिस राज्य से आया हूँ, उसकी भाषा कोंकणी है। और जब पूरा भारत भारतीय संस्कृति में और देश का स्वातंत्र मना रहे थे और स्वतंत्र देश में जी रहे थे, उस समय हमारे गोवा पर पुर्तगाली राज्य था और पुर्तगीज गोवा से चले गए। भारत आजाद होने के बाद 14 सालों से, तो भारत स्वतंत्र होने के बाद 14 साल हम पुर्तगीज थे और हमारी भाषा पुर्तगीज थी। और जो हमारी मातृभाषा थी कोंकणी, वो हमारी भाषा नहीं थी। हम पुर्तगीज पढ़ते थे, पुर्तगीज में बात करते थे, हम पुर्तगीज सिटीजन थे। जब गोवा 1961 में आजाद हो गया, तब पुर्तगीज जाने के बाद हमारे गोवा पर महाराष्ट्र की संस्कृति आ गई और वहां के लोग, महाराष्ट्र को लगा कि गोवा बहुत छोटा है और वो छोटा होने के कारण उसका राज्य नहीं बन सकता है, संघ प्रदेश नहीं बन सकता है। तो गोवा जो है महाराष्ट्र में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि गोवा की भाषा मराठी है, उनकी संस्कृति मराठी है और इसलिए महाराष्ट्र का वो एक भाग है, इसलिए गोवा महाराष्ट्र में आना चाहिए। तब उस समय हमारे जैसे लोगों ने कहा कि हमारी भाषा मराठी नहीं है। मराठी हमें स्कूल में, पाठशाला में पढ़ाई जाती है और हम दिमाग से सोचते कोंकणी में है और पढ़ते हैं मराठी में और मराठी में उसके बाद लिखते हैं। लेकिन हम जब घर में जाते हैं तब माँ हमसे कोंकणी में बात करते हैं, लेकिन लोग उसे बोली कहते हैं। तो इस प्रकार के संस्कृति में हम, हमारा जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार डिस्टर्ब व्यक्तित्व था। तो उस समय हमारे मदद के लिए आ गए एक ही संस्था, वो साहित्य अकेडमी। इसलिए मुझे यहाँ इसलिए बुलाया, इसलिए मैं साहित्य अकेडमी शुक्रगुजार नहीं हूँ, लेकिन सुनीति बाबू चटर्जी ने उस समय कोंकणी को एक स्वतंत्र भाषा मान लिया
साहित्य अकादमी ने उसे साहित्य एक स्वतंत्र भाषा बनकर उसे मान्यता दी और उसके कारण आज हमें कोंकणी का स्टेट मिल गया है, कोंकणी राज बन गया है। तो जब मैं मेरी संस्कृति और भाषा इस तरीके से देखता हूँ तब हमारी भाषा कोंकणी है और हमारी संस्कृति कोंकणी है। तो जब मैंने आपके सामने कोंकणी में बात कर ली है तब आपको पता चला कि ये भारतीय है, क्योंकि हिंदी है हमारा देशी है, लेकिन उसकी संस्कृति कोंकणी है। वो कोंकणी प्रदेश से आने वाला साहित्यकार है जो भारतीय भाषा में लिखता है, वो कोंकणी है। जब कोंकणी एक शेड्यूल में चला गया तब वो भारतीय भाषा उसे रिकॉग्निशन मिल गया। उसके पहले साहित्य अकादमी ने 1975 में उसे एक स्वतंत्र भाषा कहकर उसे मान्यता दी थी, तो हमारी कोंकणी भाषा भारतीय भाषा बन गई। तो इस प्रकार मैं एक भारतीय लेखक बन गया और मेरी संस्कृति कोंकणी है। अब मैं फिर से वापस गोवा में आता हूँ। मैं आपको बड़े बड़े नाम लेकर कोंकणी संस्कृति भाषा और संस्कृति इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं मेरे गोवा के बारे में बताते हमारी संस्कृति कैसी है। जब हमारे गोवा में पोर्टुगीज आ गया और उन्होंने 400 साल गोवा पर अपनी सत्ता जमाई, उस समय उन्होंने अपनी संस्कृति जो है पूरी तरह से नष्ट कर दी है। और किस प्रकार की, पहले उन्होंने अपनी भाषा मार डाली, कोंकणी मार डाली, और उस समय वहाँ के जो पृष्ठ आए थे वो लैटिन भाषा में क्या करते थे, अपनी धर्म प्रसार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि हमारा धर्म अगर लोगों के हृदय में जाना है तो लैटिन भाषा से और पुर्तगाली भाषा से कुछ नहीं होगा, तो वहां के उस समय जो पृष्ठ लोग आए थे जिसे हम जेजुएट कहते हैं, उन्होंने यहाँ गोवा में आकर कोंकणी पढ़ लिया, कोंकणी सीख लिया और उन्होंने कोंकणी से बातचीत और धर्म बताना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या है कि जिस प्रकार कोंकणी भारतीय भाषा है और हमारी फोनेटिक्स अब जो भारतीय है, अपना ध्वनि शास्त्र, वो ध्वनि शास्त्र पुर्तगाली को नहीं आया, क्योंकि वो जब कोंकणी बोलते थे तो उनका उच्चारण जो था वो गलत प्रकार का था। लेकिन जो लोग कन्वर्ट हुए थे, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बन गए थे, तो उनको लगा कि अगर हमारा धर्म में जो अगर बोलना चाहिए तो हमें इस प्रकार के ये पृष्ठ जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसी प्रकार हमें लोगों के सामने बात करनी चाहिए। तो हमारी जो कोंकणी संस्कृति थी वहाँ और एक संस्कृति आ गई, जो पुर्तगाली संस्कृति आ गई। तो अगर आप गोवा में आ गए तो आपको दो प्रकार के लोग वहाँ दिखाई देते हैं। तो जो पहले एक गोवा था वो पुर्तगाली आने के कारण दो गोवा हो गए। ये गोवा हो गया जो अपनी भाषा कोंकणी है बोलने वाले, और एक जो है जो कन्वर्ट होकर ख्रिस्ती बन गए, उनकी भाषा जो रोमन स्क्रिप्ट इस्तेमाल करने लगे अपने लिखने के लिए, और एक गोवा हो गया वो मराठी हो गया, क्योंकि वो कहते थे कि अगर अपनी भाषा कोंकणी मान लिया तो यहाँ के कैथलिक लोग हैं, वो कैथलिक लोग आपको कहेंगे इनकी भाषा कोंकणी है, इसलिए वो क्रिश्चियन लोग हैं, ऐसा कहेंगे। तो उन्होंने कहा चलो हमारी संस्कृति मराठी है, हम मराठी हमारी भाषा है, लेकिन घर में कोंकणी बोलते हैं। लेकिन जब ओपिनियन पोल नेहरू जी ने दे दिया, हमको पूछा कि आपको महाराष्ट्र में जाना है या स्वतंत्र रहना है। नेहरू चाहते थे, सोचते थे कि गोवा वाले लोग जो है बहुत सीधे साधे लोग हैं, अगर गोवा महाराष्ट्र में चला गया तो महाराष्ट्र के लोग इन्हें खत्म कर देंगे, उनको वैचारिक दृष्टि से नष्ट कर देंगे और उसका जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी। इसमें नेहरू जी ने पहली बार ओपिनियन पोल जनमत गोवा को दे दिया और लोगों को कहा कि आप सोचिए कि आपको महाराष्ट्र में जाना है या नहीं जाना है, आपको स्वतंत्र रहना है तो कौन से बेस पे रहना है। तो हमने कहा कि हमारी भाषा कोंकणी है, हम कोंकणी बोलते हैं, कोंकणी और मराठी अलग भाषाएं हैं, हमारी भाषा कोंकणी है, इसलिए हमारी संस्कृति कोंकणी है, और हमारी संस्कृति जब कोंकणी है और महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं बन सकती। तो उसी पर हमने क्या किया, ओपिनियन पोल ले लिया और हमको लोगों को बताना पड़ा कि आपकी संस्कृति कोंकणी है, आप कोंकणी लोग हैं,
अगर आपकी कोंकणी अगर चली गई, अब महाराष्ट्र में चली गई, तो आप महाराष्ट्रियन बन जाएंगे और गोवा का नामो निशान नष्ट हो जाएगा। और हम ओपिनियन पोल 1967 में जीत लिया और गोवा संघ प्रदेश रह गया। उसके बाद हमारे साहित्य नीति थे। अब जितने लोग भाषा के यहाँ लोग जो है वो भाग्यवान लोग हैं, क्योंकि उनकी भाषा को ऊपर लाने के लिए इसके पहले बहुत लोग हुए हैं। मराठी के अगर उदाहरण ले लिया तो 700 साल पहले ज्ञानेश्वर पैदा हुआ मराठी में और उन्होंने मराठी को ऊपर ला लिया। लेकिन कोंकणी जो है उसका इतिहास, जो मॉडर्न कोंकणी जो है, जो पोर्तुगीज ने 400 साल उसको दमन किया था, वो भाषा बनाने के लिए सिर्फ 7 साल चले गए, 60 इयर्स। षडय गुरु बाबू, जिसे हम हमारा भाषा का महापुरुष कहते हैं, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कोंकणी में और आज हमें कोंकणी की सब मान्यताएं मिली है। कोंकणी को साहित्य अकेडमी ने मान्यता दी। उसके बाद 8 शेड्यूल में कोंकणी चली गई, कोंकणी भाषा का राज्य बन गया और आज सेपरेट स्टेट बन गया, क्योंकि कोंकणी आज पूरे संसार में गोवा को कोंकणी राज्य कहते हैं। वैसे थे गोवा के बहुत सारे लोग जो पोर्तुगीज का जब धर्मांतरण हो रहा था तब गोवा से भाग के कोची चली गई थी। वहाँ कम से कम 20-30 लाख लोग कोची में हैं जो घर में कोंकणी बोलते हैं, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस है मलयालम है। कर्नाटक में 70 लाख कोंकणी लोग हैं और लेकिन उसके इन्फ्लुएंस कन्नड़ है, इसलिए वो घर में कोंकणी बोलते हैं और बाहर कन्नड़ बोलते हैं, लेकिन उसकी जो कोंकणी जो है उनका इन्फ्लुएंस कोंकणी का है। इसलिए तो उनकी संस्कृति अगर कन्नड़ लगती है यानी घर के बाहर, तो लोगों को कन्नड़ लगते हैं, लेकिन जब वो घर में आते हैं तो वो कोंकणी बोलते हैं और मेरा जैसा वह चला जाता है तो उसकी संस्कृति मुझे पता चलती है और ये तो हमारी संस्कृति है, कोंकणी है। उसी प्रकार जब मैं गोवा छोड़ के बाहर जाता हूँ और वहां का अगर कोई कोंकणी बोलने वाला अगर सुनाई दिया तो मुझे वो अपना आदमी लगता है, अरे तुम कोई तो मेरे तो वैसा आ जाता है। वैसा अपना ही संस्कृति है हर एक की, क्योंकि आप देश के बाहर कहीं भी जाते हैं, गुजराती अगर गोवा में आ गया और एक दूसरे गुजराती में सुना तो उसे कहता है वो मेरे संस्कृति है। तो इस प्रकार की संस्कृति है, लेकिन गोवा की संस्कृति हमारे अलग अलग हो गई। अभी ये चलता है कि हमारी संस्कृति एक भाषा और संस्कृति कब तक बचेगी। आज हम जो हमारी जो जनरेशन थी उसका प्रभाव अलग था हमारे ऊपर, बुद्ध हो, गांधी हो या बड़े बड़े जो हमारे साहित्यकार थे, विचारक थे, उनका प्रभाव था। लेकिन आज जो युवा है उन पर प्रभाव क्या है? उन पर प्रभाव है मोबाइल का और इंटरनेट इसका है। उनके लिए ग्लोबल विलेज बन गए हैं। इससे क्या होता है कि उनका सिर्फ जीवन जो है वो पेट भरने के लिए और तरक्की करने के इसके लिए मर्यादित है। अब तरक्की क्या है? तरक्की यानी अच्छी नौकरी करना, अच्छी पढ़ाई करना, यानी पढ़ाई का मतलब ज्ञान प्राप्त करना या नौकरी के लिए सर्टिफिकेट का कटोरा लेना, ये सवाल है। अगर ज्ञान लेना चाहिए तो मातृभाषा जो है वही आपको ज्ञान दे सकती है और कोई भाषा दूसरी पढ़ने के लिए 6 महीने काफी होते हैं। लेकिन हमारी जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी में हो रही है और अंग्रेजी होने के कारण क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो होता है क्या, सिर्फ हमें डिग्री मिलती है और उसके लिए नौकरी मिलती है। नौकरी मिलने के बाद हम अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, लेकिन अंग्रेजी बात करने से भारत छोड़ के दूसरे देश जो है या ब्रिटिश अंग्रेजी हो, अमेरिकी अंग्रेजी हो, वो हमें अपने अंग्रेजी में नहीं लेते हैं। तो हमारी इंडियन अंग्रेजी है। इस प्रकार का जो सारी बातें है, तो हमारी संस्कृति कहाँ चली गई? तो हमारी भाषा जो है वो हमारी आत्मा की भाषा है। अगर हमारी आत्मा की भाषा अगर चली गई तो हम सिर्फ एक मशीन बनके, इंसान बनके, जैसे आदि प्राणी है उसी प्रकार हम पेट भरने के हो जाते हैं। जब हमारी संस्कृति नहीं है, जब हमारी भाषा नहीं है, तो हमारी जड़ चली जाती है, रूट चले जाते हैं। अगर हमारी जड़ ही नहीं है, रूट्स ही नहीं हमारे पास नहीं है,
तो हमारे जीने का मकसद ही क्या होता है? तो हमारा मकसद ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति का जतन करना है, और संस्कृति का जतन अगर हम करना चाहते हैं तो हमारी भाषा होना चाहिए। लेकिन आज पूरा भारतीय अपनी भाषा बोलने के लिए शर्माता है। उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपनी भाषा में बात कर ली तो ये कोई गंवार आदमी है, तो अंग्रेजी में बात करनी है। अगर हम अंग्रेजी जब बात करते हैं तो अंग्रेज वाले हमें स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। और आज ऐसा एक ट्रेंड आ गया है कि हम सोचते हैं एक भारत, एक देश, एक भाषा, एक धर्म और एक संस्कृति। इससे क्या होता है, जो भारत नाम का जो बहुत बड़ा एक वृक्ष था, उसके पूरे शाखाएं हमें कट करके जा रहा है, क्योंकि हम कन्नड़ नहीं चाहते, मल्लार नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। तो उसकी शाखाएं कट करके जो कोई भारत बचेगा वो सिर्फ उसका क्या होगा, एक बुंदा बचेगा, ऐसा रहेगा। तो अगर हमारा भारत जो फूलों फलों से लहरा हुआ एक भारत अगर हमें कहना है, तो हमारी सारी संस्कृतियां, सारी भाषाएं जतन करनी है। और उसके लिए एक संपर्क भाषा छोड़ के बाकी सब भाषाओं को हम हाथ से हाथ मिलाकर एक साथ जुड़ने के लिए संस्कृति की जरूरत होती है। अगर संस्कृति अगर हमें चाहिए तो हमें भाषा चाहिए, और अगर हमें भाषा चाहिए, वो भाषा बढ़ाने के लिए हमें किसी को मदद करनी चाहिए। उसको जो कुछ चाहिए ऊपर आने के लिए वो मदद करनी चाहिए। और जब तक वो नहीं मिलते, हम सिर्फ यहाँ आएंगे, दो चार बातें करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे और हमारी संस्कृति अपने घर तक मर्यादित रहेंगे। और आज घर तक ही नहीं, हमारे बहुत सारे गोवा के लोग पुर्तगीज पासपोर्ट लेकर ब्रिटेन में स्थायित हो गए हैं। आज उनके बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, वो उसके माँ बाप अंग्रेजी बोलते हैं, वो गलत अंग्रेजी बोलते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि हम अंग्रेजी है, लेकिन वो गोवा से अलिप्त हो गए हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ब्रिटेन वाले उन्हें वापिस गोवा में भेज देंगे, तब गोवा वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी भाषा, बच्चों की भाषा अंग्रेजी है, क्योंकि वो जड़ ही उनका चला गया, उनका रूह ही चला गया, उनका अस्तित्व का रहा। तो ये सवाल आज सिर्फ गोवा का नहीं है, भारत के राज्यों का नहीं है, पूरे संसार के यही बात हो गई है। क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं, जापान हो या ऐसे हो, मैं कोरिया में था पिछले साल, तो वो भी अपनी भाषा में काम करते हैं, अपनी भाषा में काम करते हैं, और पूरे संसार में उसका प्रोडक्ट जा रहा है। तो हमें अभी सोचने की जरूरत है। जब साहब ने मान हिलाया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा बोला, आगे मत बोलिए, लोग सुनते हैं, इसलिए मैं आपकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद गोलकर जी को। आपने इस ओर इशारा किया कि किस तरह से जो है आधिपत्य की संस्कृति के कारण जो है हमारी भाषाएं नष्ट होती जा रही है, और उससे हमें उभरने की जरूरत है, अपनी भाषाओं को बचाने की जरूरत है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंजाबी के प्रतिष्ठित कवि, उपन्यासकार, आलोचक और भाषाविद मनमोहन जी को। आप भारतीय पुलिस सेवा में हैं और वर्तमान में दिल्ली में नियुक्त हैं। अब तक आपके 9 पंजाबी कविता संग्रह और 2 हिंदी कविता संग्रह प्रकाशित है। आपने आपकी पंजाबी की 5 पुस्तकों का अंग्रेजी में परस्पर अनुवाद भी किया है। आपको 2013 में आपके उपन्यास निर्वाण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य पुरस्कारों में पंजाबी अकादमी दिल्ली द्वारा कविता पुरस्कार, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर द्वारा श्रेष्ठ कवि पुरस्कार, पंजाबी अकादमी दिल्ली द्वारा आलोचना पुरस्कार शामिल है। नमस्कार। मंच पर सुशोभित जी, दिलीप बोरकर जी, रतनलाल शांत जी और व्यास सभागार में बैठे सभी श्रोतागण। आज का जो विषय पर 2 वक्तव्य अभी हुए हैं,
शांत जी ने अपने इलाके में जो मातृभाषा की जो स्थिति है उसके बारे में बताया, और गोरकर जी ने अपनी भाषा की मातृभाषा की जो स्थिति है उसके बारे में बताया। मैं आपको पंजाबी मातृभाषा और संस्कृति की का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वर्तमान परिवेश क्या है उसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा, जो हो सकता है आपको पता हो और नहीं हो सकता तो आप इसको जरूर इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पंजाब शब्द इन इटसेल्फ, जो पहली बार पंजाब शब्द का इस्तेमाल हुआ, वो उसका लिखित जो प्रमाण मिलता है वो अकबरनामा में मिलता है। इससे पहले पंजाब शब्द का जो है वो बोला नहीं जाता। उस इलाके के लिए उस समय की सत्ता की जो भाषा थी वो उसको सूबा लाहौर, क्योंकि लाहौर पंजाब की उस समय राजधानी थी। उस समय 3 सत्ता के केंद्र थे, दिल्ली, सरहद और लाहौर। सो लाहौर के आसपास और सरहद के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसको पंजाबी कहा गया। और पंजाबी का पहला जो साहित्यिक लिखित प्रमाण हमको मिलता है वो 12वीं सदी में बाबा फरीद की जो रचना है उसमें मिलता है। जो पंजाबी की पहली कविता, मानते हैं, पंजाबी की पहली रचना मानते हैं। इससे पहले जो नाथ, जोगी और जो सिख लोग थे उनका जो रचा हुआ साहित्य था वो बहुत सारा उसमें मिश्रण भाषाएं थी। उसमें सदुक्री भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और पंजाब में उस समय बोलने वाली भाषा का जो मिश्रण था वो दिखाई देता। पंजाबी के बारे में जो लिखित साहित्य का सबसे जो प्रमाणित ग्रंथ हमको मिलता है बाबा फरीद के बाद, वो गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु नानक ने जब अपनी वाणी उच्चारी तो वो वाणी की जो भाषा थी वो उस समय की पंजाबी हम कह सकते हैं। और उस समय एक और प्रयोग हुआ, वो भाषा को संभाले रखने के लिए और उसका माध्यम तलाशने के लिए जो सिख गुरु, तीसरे सिख गुरु थे, गुरु अंगद देव, उन्होंने एक लिपि इजाद की। जो लिपि का उस लिपि का जो स्रोत था वो हमारी ब्राह्मी लिपि, जिसमें से देवनागरी पैदा हुई, और भारत की बहुत सारी जो उत्तरी भारत की जो लिपियां हैं वो उसमें से पैदा हुई। मगर पंजाबी की जो गुरुमुखी लिपि है, पंजाबी भाषा है, गुरुमुखी उसकी लिपि है। और वो लिपि जो है उसमें जो मूल जो है ब्राह्मी लिपि और लंडे, टाकरी, ये सब का मिश्रण लेकर के तीसरे गुरु साहब ने जो गुरुमुखी की इजाद की, सो ताकि ये जो भाषा का एक विलक्षण माध्यम जो है पंजाबी के लिए बनाया जा सके। मगर आपको हैरानी होगी कि ये जो लिपि का प्रयोग था ये सत्ता का प्रयोग नहीं था। उस समय जो सत्ता की भाषा थी, जो सत्ता की लिपि थी, वो पर्शियन थी, फारसी थी। जो
खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। तो उस समय जो भाषा बोली जाती थी और जो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड था वो उस समय की सत्ता का वो पर्शियन था। पंजाबी भी जो बोली जाती थी मगर उसको उसकी जो लिपि थी वो खरोष्टी थी, उसको पर्शियन लिपि हम कहते हैं या फारसी लिपि कहते हैं। फारसी लिपि भी है और जुबान भी है। मगर जब महाराजा रणजीत सिंह का राज आया और उससे पहले अगर हम पंजाबी लिपि पंजाबी भाषा की अगर बात करें तो पांचवें गुरु ने जो बहुत सारे भगत साहिबान जो लगभग 15 भगत जो है जैसे कबीर, रविदास, नामदेव जो मराठी थे और ये बहुत सारे उत्तर भारत के जो धर्म जो रिफॉर्म्स मूवमेंट थी जिसको भक्ति काल कहा जाता है, भक्ति लहर कहा जाता है, उसके बहुत सारे कवि जो रचनाकार मिला करके और गुरुओं को मिला करके गुरु ग्रंथ साहब की को एडिट किया। तो गुरु ग्रंथ साहब की जो मूलतः जो भाषा है जो भाषा है वो पंजाबी है और वो गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। जब महाराजा रणजीत सिंह का राज आता है तो महाराजा रणजीत सिंह के समय भी जो सरकार की भाषा थी, जो सत्ता की भाषा थी वो पर्शियन ही है। मगर महाराजा रणजीत सिंह ने एक काम किया, उसने अपने हर गांव में जो गांव के नंबरदार और जेलदार तहसीलदार थे जो रेवेन्यू का काम करते थे उनको कहा गया कि एक कायदा नूर नाम की एक कायदा था जिससे भाषा जो बोली जाती थी, उसने हर गांव में ये एक उनकी जो ड्यूटी लगाई कि हर गांव में हर आदमी ये कायदा नूर जो है वो पढ़ेगा। तो पंजाबी का बहुत सारा विकास जो है वो कायदा नूर से हुआ। मगर जब 1847 में ब्रिटिश ने पंजाब के ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले दो काम किए, क्योंकि उनको 3 जंगें लड़नी पड़ी। सिख एंग्लो वार जो थी, 3 सिख एंग्लो वार हुई और उनका बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने देखा कि इस पंजाब की कौम को अगर नियंत्रित करना है तो इनकी 2 चीजें खत्म कर देनी चाहिए। पहली थी हथियार, क्योंकि सिख कौम जो है वो परंपरागत हथियार रखने का उनमें एक संस्कृति, और दूसरी थी इस कायदा नूर जो है, जो कायदा पढ़ाते थे महाराजा रणजीत सिंह के समय, इसको नष्ट किया जाए। तो उन्होंने सारे पंजाब को उस समय डिसआर्म किया और कायदा नूर को की जो है वो आहुति जो है पूरे बड़े स्तर पर उसको जलाया गया ताकि इनको ये अक्लमंद ना भाषा के बारे में, मातृभाषा के बारे में कुछ ज्ञान ना हो, और ये अगर ज्ञान नहीं होगा तो ये अपने बारे में सोचेंगे नहीं, अपने राज के बारे में सोचेंगे नहीं, और अगर इनके पास हथियार नहीं होंगे तो इनको नियंत्रित करना, पस्त करना बहुत आसान है। तो ये नीति लगभग 100 साल चली, मगर अंग्रेज के आने से एक और बात हुई कि गुरुमुखी आधुनिकता के साथ और ट्रेनिटी के साथ जब प्रेस आई, छापाखाना आया, अंग्रेज ने बहुत सारे पंजाब की जो संस्कृति का जो जिसको हम ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल स्टडीज कहते हैं, वो ओरिएंटल स्टडीज में पंजाब के संस्कृति, पंजाब की भाषा, पंजाब के लोग, पंजाब के फोकलोर, पंजाब की लीजेंड्स, पंजाब की
जो ट्राइब्स हैं और पंजाब के रीति रिवाज है, ये सारे संस्कृति का हिस्सा है। इसको उन्होंने आधुनिकता जो अंग्रेज के साथ आई उसका उस पर असर पड़ना शुरू। तो सबसे पहले जो जब प्रिंटिंग प्रेस लुधियाना में स्थापित हुई तो पंजाबी की बहुत सारी किताबें छपनी शुरू हुई और सबसे पहला जो नावल जो छपा जो ब्रिटिश अंग्रेज मिशनरियों ने छापा वो था जॉन बनियन का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। वो भारत में बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ और पंजाबी में भी अनुवाद हुआ। तो जो आधुनिक साहित्य की जो पहली विधा के साथ पंजाबी मातृभाषा का जो सम्मिलन हुआ वो पिलग्रिम प्रोग्रेस से हुआ और ये पंजाबी भाषा में इसका अनुवाद हुआ और बड़े स्तर पर इसको पढ़ा। मगर एक बहुत बड़ी विडंबना हुई अंग्रेज के आने के साथ कि जब अंग्रेज को लगने लगा कि ये एक ऐसी इलाका है जो अपनी बहादुरी और अपनी नाबरी और अपनी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट के कारण इसको कंट्रोल करना कठिन है, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसको करना शुरू किया। सबसे पहला पंजाबी इंटेलिजेंस उसको लगने लगा कि हमारी भाषा हमारी संस्कृति हमारा धर्म जो है वो खतरे में है। तो उस समय सिंह सभा लहर शुरू हुई। इसी तरह इस्लाम में सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की। तो पंजाब का जो मुसलमान है वो उसको अपनी संस्कृति अपनी भाषा और अपने कल्चर के बारे में जागृति आनी शुरू हुई। महर्षि दयानंद सरस्वती जब गुजरात से लाहौर में आई, लाहौर बहुत बड़ा केंद्र था आर्य समाज का, तो उनको ये लगने लगा कि हिंदू अगर धर्म संस्कृति और भाषा को बचाना है ईसाइयत से तो हमको अपने में जागृति लाना बहुत जरूरी है। तो ये एक पुनर् जागृति काल था उस समय का। भाषाओं का धार्मिकरण हो गया। भाषाओं का धार्मिकरण हुआ। सिख जो पंजाबी है वो सिखों की भाषा बन गई, जो उर्दू है वो इस्लाम मुसलमानों की भाषा बन गई, हिंदी जो है वो हिंदुओं की भाषा बन गई और अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते लिखते ही थे। तो ये एक बहुत बड़ा जिसका असर पंजाब की में जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम आजादी की लड़ाई उसमें भी पड़ा और इसका जो आजादी के बाद भी इसका असर ये हुआ कि पार्टीशन के बाद बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है सिखों की जो पश्चिमी अभी पाकिस्तान का इलाका है वहां से उजड़ करके आई और यहाँ आकर के उन्होंने शरण ली और रिफ्यूजी बने और बहुत सारे मुसलमान जो है वो यहाँ से उधर पलायन कर गए। उसमें जबरदस्ती भी हुआ और कुछ लोग अपनी इच्छा से भी। जो वो भाषा की जो डिवीजन थी वो और ज्यादा बढ़ी। पाकिस्तानी पंजाब जो पंजाबी बोलता है अगर वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है पंजाबी और ये पंजाब जो है यहाँ पंजाबी पढ़ाई जाती है मगर जो पंजाबी का जो दर्जा एक मातृभाषा को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला और उसके लिए बहुत स्ट्रगल हुई। मैं आगे वाले चरणों में अपनी बात में वो आपको बताऊंगा। जो डिवीजन हुआ, डिवीजन से जो लोग उनका लगभग 1 लाख लोग जो है वो मारे गए और लगभग 10 से 15 लाख लोग जो है वो विस्थापित हुए, डिस्प्लेस्ड। तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी डिस्प्लेसमेंट। ये जब आजादी मिली तो जैसे बोरकर साहब ने बताया कि सिखों के और पंजाबियों के दिमाग में था कि हमको पंजाबी सूबा मिलेगा भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा नहीं दिया गया क्योंकि उस समय जो पंजाब चाहे उसका नाम पंजाब था मगर
उसमें जो सिखों की एक डिजायर थी अपनी स्टेट होने की, अपनी ऑटोनॉमी होने की, वो फुलफिल नहीं हो पाई, क्योंकि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, भारत को, हिंदुओं को भारत मिल गया, तो सिखों में ये एक सबटेरियन डिजायर थी कि हमारी अपनी स्टेट क्या हो। सो उस समय पंजाबी सूबा की मूवमेंट चली जो 1968 में भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा बना, और उसमें मगर उसके साथ ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने पंजाबी बोलते हुए भी पंजाबी को अपनी जो जो वहाँ सेंसस हुआ पंजाबी नहीं लिख पाया, और जिससे पंजाब और छोटा हो गया और 3 हिस्सों में बंट गया, हरियाणा, हिमाचल। सो अभी जो पंजाब की स्थिति है, पंजाब के लगभग छोटे छोटे 23-24 जिले हैं, बहुत छोटा पंजाब है, जो एक जमाने में दिल्ली से लेकर पेशावर तक फैला हुआ था, वो अब पंजाब जो है सिर्फ 23 सूबों का रह गया है। जो 5 दुआबों का पंजाब, 5 दरियाओं का पंजाब था, वो अब मात्र 2.5 और जो 1.25 दरियाओं का जो है वो पंजाब रह गया। सो एक तरह की ये एक विडंबना है, ऐतिहासिक विडंबना है जिसके साथ पंजाबी जी रहे हैं। मगर एक बहुत पंजाबी संस्कृति की सबसे बड़ी ये समस्या हुई पंजाबी मातृभाषा की, कि पंजाबी सूबा होने के बावजूद भी पंजाबी भाषा को अपनाया नहीं गया। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि बहुत सारी संघर्ष के बाद पंजाब सरकार ने यह ऐलान किया कि पंजाबी जो है सरकारी दफ्तरों में पढ़ाई होगी, इसका प्रयोग होगा, मगर वो नहीं हुआ, और उसके लिए बहुत अभी भी संघर्ष चल रहा है। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में पंजाबी के डिपार्टमेंट्स हैं, मगर उनका बहुत बुरा हाल है। कहीं तो एक प्रोफेसर है, कहीं जहाँ आज से 20 साल पहले 20-30 प्रोफेसर होते थे, अब मात्र 2-2.5 प्रोफेसर आपको मिलेंगे। तीसरा जो है पंजाबी की सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, उसमें जो ये एक बहुत जो पेडागोजी का बहुत बड़ा ये असूल है कि बच्चे की पढ़ाई जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। पालो फ्रेरे जिन्होंने ब्राजील में बहुत बड़ा प्रयोग किया, द पेडागोजी ऑफ प्रेस में उनकी किताब है, वो कहते हैं कि मातृभाषा में बच्चे का मानसिक विकास जो है, मानसिक, सांस्कृतिक और सभ्याचारिक विकास जो है वो होता है, और जो मातृभाषा में सीखी हुई भाषा है, ज्ञान है, वो सारी उम्र उसके साथ चलता है। भाषाएं सीखनी चाहिए, मातृभाषा 5वीं तक सीखे, फिर 8वीं तक आपको जो ट्राइलिंगुअल फार्मूला अंग्रेजी सीखे, और फिर जो आपकी राष्ट्रीय भाषा या सरकारी भाषा है वो सीखे। तो ये एक फार्मूला था, मगर वो फार्मूला प्रैक्टिकली कहीं लागू नहीं हो रहा है। तो अब अंग्रेजी जो है, जिसको शांत साहब ने कहा कि कुकर मुतों की तरह अंग्रेजी स्कूल जो आगे है, तो पंजाबी बच्चे की सबसे बड़ी समस्या ना तो वो पंजाबी पढ़ पाता है अच्छी तरह, ना पंजाबी बोल पाता है, और अगर स्कूलों में पंजाबी बोली जाती है तो उसको दंड दिया जाता है। तीसरा के बच्चों की जो स्किल्स हैं, उसकी ओरेटरी स्किल्स, राइटिंग स्किल्स जो है, उसकी कंप्यूटिंग स्किल्स जो है, उसकी मैथमेटिक्स की जो स्किल्स हैं, एक्सप्रेशन की स्किल्स हैं, वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वो भाषाओं की लगा मात्रों में फंसा रह जाता है। और ये जो है मातृभाषा की जो शुरू में पढ़ाई होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है, उसकी वजह से एक बड़ी समस्या है। पंजाबी मातृभाषा का एक और बड़ा एक पसार हमारे सामने आता है, वो है पंजाबी डायस्पोरा। लगभग 125 साल पहले पंजाब से जो माइग्रेशन हुआ, वो 1890 के आसपास शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। और पंजाबी जो है विश्व के हर देश में आपको पाया जाएगा, और हर देश में आपको पंजाबी पाया जाएगा तो गुरुद्वारा भी पाया जाएगा। गुरुद्वारा पाया जाएगा तो उसकी अपनी एक संस्कृति होगी, उसका अपना एक कल्चरल जो है इतिहास होगा। तो जो डायस्पोरा है उसके सामने बड़ी समस्या है कि 100-125 साल की माइग्रेशन के बाद उनकी जो 3rd-4th जनरेशन है, वो पंजाबी घरों में कई बार बोली जाती है, कई बार नहीं बोली जाती है।
वो पंजाबी से जुड़ना चाहता है मगर वो फैसिलिटीज नहीं है, और जो बोला जाना चाहिए, जो पंजाबी जिस तरह की पढ़ाई की जानी चाहिए, वो उनको वो साधन मैसर नहीं है। बस आई एम जस्ट पॉइंटिंग। सो पंजाब जो है वो कई तरह का पंजाब है। ये जो अभी भारतीय पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब है। पाकिस्तानी पंजाब में पंजाबी बोली जाती है मगर उसकी जो लिपि है वो पर्शियन उर्दू लिपि नहीं, मतलब पर्शियन लिपि। जो यहाँ पंजाब जो है उसमें पंजाबी को बोल चुका नहीं है, तो पंजाबी स्टेट को होना चाहिए। जो पंजाब का डायस्पोरा है जो बहुत सारे देशों में बैठा हुआ है और लगभग 50 लाख 1 करोड़ के आसपास उसकी आबादी है, वो जो है वो डोल्ड्रम में है। उसको अपनी पहचान, भाषा की पहचान, संस्कृति की पहचान के साथ स्ट्रगल कर रहा है। और ये जो अब इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है, इससे भाषा का जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, जो विरूपण हो रहा है, जो उसकी सहजता खत्म हो रही है, उससे भी पंजाबी मातृभाषा और संस्कृति का बहुत नुकसान हो रहा है। ये मैसेज जा रहा है कि पंजाबी लोग हिडोनिस्टिक, खाने खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, यहाँ तक ही है। मगर जो पंजाब का जो सांस्कृतिक, ज्ञानात्मक जो इतिहास है और जो उसका जो एक बहुत बड़ा विरसा है, हेरिटेज है, वो बहुत मूल्यवान है, बहुत मल्टीपल है। उसको संभाल कर रखना हमारे पंजाबियों का फर्ज है। इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत धीरे से सुना और मैं अपने पैनल के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ और साहित्य अकादमी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। धन्यवाद मनमोहन जी। May I now request Professor Winnie Izu to speak. That is, I'm greeting you all in my own mother tongue, which is Bengali, and is now popularly known as Telugu. It is one of the tribal languages of Nagaland out of the 18 languages, and it is a language which is being taught at the PhD level at the university. And I wish to thank the Sahitya Academy for organizing such an important issue, that is the importance of the mother tongue and the cultural significance of the mother tongue. And being a linguist, this is highly important, especially from the state that I come from. And I would like to apologize to the eminent panelists of this session, Ratan Lal Shanti and Dilip Borkar and Manmohan, for not having been able to hold the discussion in the usual way that a discussion should be held, due to my inability to be able to hold such a discussion in Hindi. And from what I could gather is that you all have spoken about your languages, that is Kashmiri and Konkani and Punjabi, from the cultural aspects. Okay, you did not speak about Kashmiri at all. Okay, all right. And so yes, so this is the drawback that we would have had if we had had a panel like discussion. So yes, and the fact that the Sahitya Academy has brought these languages together, including me, in this session, is that we share a familiar history in terms of territorial issues, and of course the formalization of the scripts,
all these languages as a background. And I'm really grateful to the academy. Now, I'm sure you all would have mentioned that language is the essence of the culture and is a major tool for exchanging ideas and emotions and feelings. And the concept of the mother tongue has often been taken for granted. And one really won't appreciate the language that we are speaking. We just use it, and so it is always taken for granted. And between the debates on language acquisition and language learning, scholars have somehow have not found time to examine this issue carefully. And so to continue along this vein, language is much more than the external expression and communication of internal thoughts, formulated independently of their verbalization. On the contrary, one's mother tongue, that is the native language, is intimately and in all sorts of details related to the rest of one's life in a community and to smaller groups within that community. This is true of all peoples and all languages, and it is a universal fact about language. Now, anthropology speaks of the relations between language and culture, and it is more in accordance with reality to consider language as a part of culture. And culture covers a very wide area of human life and behavior, and language is manifestly a part and probably the most important part of it. Although the faculty of language acquisition and language use is innate and inherited in terms of following Chomsky's ideas, and that there is a legitimate debate over the extent of this innateness and of every individual language acquired by man as a member of the society. Because without a society, the language cannot be developed at all. And along with, and at the same time as other aspects of that society's culture in which people are brought up. So in this aspect, society and language are mutually inseparable and indispensable. Language is transmitted culturally, and if language is transmitted as a part of culture, it is no less true that culture as a whole is transmitted very largely through language, insofar as it is explicitly taught. The fact that humankind has a history in the sense that animals do not is entirely the result of language. And what separates humans from mankind is language. So, animals from mankind. Through the use of language, any skills, techniques, products, modes of social control, and so on, and the end result of anyone's inventiveness can be made available to anyone with the intellectual ability to grasp what is being said. Spoken language alone would thus vastly extend the amount of usable information in any human community and speed up the acquisition of new skills and the adaptation of techniques to change circumstances or new environments. And with the invention and diffusion of writing, this process widened immediately, and the relative permanence of writing made the diffusion of information still easier. Modern techniques for broadcast or almost instantaneous transmission of communication all over the globe, together with the tools for rapidly translating between the languages of the world, have made it possible for usable knowledge of all sorts to be made accessible to people almost anywhere in the world.
This accounts for the great rapidity of scientific, technological, political, and social change in the contemporary world. Now, all of this, whether ultimately good or ill of humankind, must be attributed to the dominant role of language in the transmission of culture. And now, to conclude this panel discussion on the importance of mother language, if you look at the dictionary meaning of the term mother tongue, which is one of it is termed as one's native language, and this definition is too inexact for purposes of formal definition and from the point of view of its application. And we are all aware that languages matter, not just for communication and expression, but also for the overall development of an individual and community. And the famous Indian poet, writer, and playwright Bhartendra Harishchandra beautifully captures this emotion when he writes, "In the development of one's language lies all progress, and without the knowledge of one's language, all knowledge is incomplete." And with that, I would like to close this panel and thank the panelists for being a part of it. And yeah, thank you. थैंक यू वेरी मच मिनी जी। मित्रों, ये एक बहुत ही अच्छे परिचर्चा हुई, एक अच्छा विचार विमर्श हुआ। रतनलाल सांत जी ने जो है आरंभ से ही संपूर्ण परिदृश्य को, सभी जगहों पर जिस तरह की मातृभाषाओं के साथ दिक्कतें आ रही हैं उसको रखा, और मनमोहन जी ने पंजाबी के संदर्भ में और बोरकर जी ने कोंकणी के संदर्भ में उस चीज को रखा, और मिमी जी की बातों को हमने सुना। यह चर्चा अभी आगे भी जारी रहेगी। अगले सत्र में हमारे साथ 4 वक्ता और की बातें हम लोग सुनेंगे, और अंत में यदि हमारे पास से कुछ क्वेश्चंस भी आमंत्रित करेंगे ताकि वक्ताओं से उनके जवाब लिए जा सके। मैं अनुरोध करूंगा अपने सभी पैनलिस्ट से कि वो हमारे अगले सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं मोहन गेहानी जी। मोहन गेहानी जी से अनुरोध है कि मंच पर आ जाए, और हमारे अन्य वक्ता हैं अरविंद कुमार आसिया जी, के राम सूर्य नारायण जी और मदन मोहन सोरेन जी। आप लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाए। के राम सूर्य नारायण जी अभी संभवतः उपस्थित नहीं है, हम लोग उनको खोज करके आएंगे। मित्रों, मैं हमारे अध्यक्ष महोदय का परिचय दूं। मोहन गेहानी जी प्रसिद्ध सिंधी विद्वान, नाटककार, अनुवादक और कवि हैं। आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हैं। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार और लंदन स्थित विश्व सिंधी कांग्रेस द्वारा साईं जी.एम. सैयद स्मारक पुरस्कार से सम्मानित है। आपकी पुस्तकों हिस्ट्री ऑफ सिंध और अखिल भारत सिंधी बोली एंड साहित्य सभा पर आपको काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मान प्राप्त है।
कपिला वात्स्यायन की पुस्तक भरत नाट्य शास्त्र के अनुवाद के लिए आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भी प्रदान किया गया है और आप मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। अकादमी की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और इस चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे अरविंद सिंह आसिया जी से। अरविंद सिंह आसिया जी राजस्थानी और हिंदी भाषा के कवि और कथाकार हैं। राजस्थानी में आपके 3 कहानी संग्रह, 1 कविता संग्रह, 1 उपन्यास तथा हिंदी में 2 उपन्यास, 1 कविता संग्रह और 1 यात्रा वृत्तांत प्रकाशित है। 2008 से 12 के दौरान आप साहित्य अकादमी के राजस्थानी परामर्श मंडल के सदस्य भी रहे हैं। आप राजस्थानी अकादमी द्वारा मुरलीधर व्यास कथा पुरस्कार, साकेत सम्मान और भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान से सम्मानित हैं। अरविंद सिंह आसिया। And we learn ourselves, we can model concept of separation, but you are faithful to the original, and at the same time, you will use the power of the separation in the target. We are faithful and keep the power of the separation. And that's what. So, if you have no focus on the India, and in India, not in the West. More Honorable Chairperson of this session, my colleague speakers, and dear friends, I'm thankful to Sahittya Academy to give me this opportunity to speak on mother tongue and especially on the power of expression. And dear audience, before I start my session, I would like to welcome you all because it is time when we are discussing about mother tongue. As the previous speakers told that somewhere because of Hindi or English or other languages, because of second languages, there is a kind of threatening for our mother tongue. And how we can work for that. Because I have to present my paper either in English or in Hindi, so naturally I have prepared in English. But I am from Rajasthani, one of the languages which may not be the part of 8th schedule, but the 8 crore people in the whole world speaking Rajasthani. And the first well-known book, Prithviraj Raso, which is written by Chandra Bardai in 11th century. It was the first known book of Rajasthani. And there is a saying, "Jahan paunche Marwadi, jahan paunche Gadi, wahan paunche Marwadi." So in the whole world, there is kind of flavor of Rajasthan and Rajasthani. So devoting my paper to my language, now I'm starting video classes. Mother tongue, a source of expression. Today I am remembering a famous Rajasthani writer, Vijaydhan Metha, who said that writing in Rajasthani for me is as comfortable as a fish swims in water. And I think this sentence enough to show the power of expression in mother tongue in one's life. The word language can be seen with many meanings, which depends on context of its uses. Technically, we can say that language is a kind of system of symbols and signs which interprets in a certain pragmatic circumstances of its use. So if we take this concept from an emotional point of view, it opens before us broader senses.
The initial uses of language can be seen in three directions: informative, expressive, and directive in nature. Language is used in reasoning to express ideas, arguing points, providing directions, and much more. I always see the language in two parts. One is classic and another one is folk. Folk language, which is original language created by environment to make day-to-day life smooth and communicable. It has no certain way of speech. It uses signs, symbols, and variation in vocal interactions. Later on, wise and educated people standardize it. So it is the language of environment. I can give an example. I am from southern Rajasthan, which is a tribal belt, and you may wonder that the people are speaking that language or communicate to each other in some signs and symbols. If you ask them, how are you? They will not say, I'm okay. They will just like their shoulders. If you will say, one letter is there, not word, not sentence exactly, ko. They use that letter as sentence. Means if you ask them, how are you? They will say ko. If you want to say, kya keh rahe ho? What are you speaking? They will say ko. They will say, if you want to threaten someone, then they use ko. If you want to whisper, they will use ko. Means only this ko is there, which is using as a sentence for the whole structure. Because Rajasthan is the state where rain is very, I think that there is very little rain and both roads are there. No transportation developed and infrastructure developed or scene has changed. But from long time, from centuries, the people were not able to structure language properly. They were just trying to communicate themselves in some kind of signs and symbols only. So I can say that the folk language, which I always count, it is created by an environment. Even Sanskrita was not known as language during the Vedic period. The general term used for language in Vedic texts is Vak, a word historically related to voice, because that was language of expression of Vedic people. When we are asking about mother tongue, it might be standard language or folk language, but one thing is sure, that this will be language of surroundings. We have certain number of languages in 8 schedule, but apart of that, hundreds of languages are there which are used in our day-to-day survival, and our routine expressions are shown in these languages. We can enjoy our cultural heritage, our melodious songs, music, colorful environment, and festivals, tasty food, and can express our feeling and emotions with each other comfortably only in mother tongue. We can say that the language which we use most comfortably and actively in all cases of daily life is called mother tongue, which is learned by a child to create his or her word. The child's first language is crucial for his or her identity because he or she started to express all kinds of gestures, anger, needs, and pain in his first language. It conveys that language which we hear from our parents, relatives, family members, and in which we are born and brought up, and understand our primary word will be the part of our initial expression, which reflects not only in our behavior but in our culture, tradition, and heritage also. Mother tongue, which a child starts hearing after birth, gives him or her some kind of definite shape and expression about surroundings, emotions, and thoughts. How the surrounding sounds help a child to learn its basics can be seen in Mahabharata, where Lord Krishna says, Subatraye Garbhavate Nirupatam Chakravyuho Praveshasya Rahasyam Chittam Hita Abhimanyu Sito Garbhe Divya Gyano Shravano Rahasyam Chakravyuhasya Sampurnam Na Satyavatam.
whatever skills Abhimanyu learned through the language of his parents before his birth showed in war during Mahabharata. We can learn how the language of parents contribute in transferring the knowledge of surroundings to a child. I would like to quote Mr. Havel, who says that even if people are enslaved, their mother tongue can act like a key to a prison. Mother tongue has power to unite people and give them a sense of belonging. Even all books which enlighten our path against the inhuman behavior has written in native languages. And this is only the reason that revolutions taken place. Can any second language have this power? I think no. In these days, one more word is in society which the people are using, and that is domineering language. It may be second thought, but I am asking about the first language. We can see the expressions in mother tongue by the learning behavior theories that the second language is always influenced by the mother tongue. It is seen very often in dialogue delivery. In Indian context, we can have an example of both English and Hindi. We can figure out the origin or native area of someone with the way he uses dialects that interferes with the English or Hindi speaking. All beautiful sounds which one can hear, understand, and gets familiar are always in mother tongue. Since the very beginning, mother tongue plays an important role in shaping our feeling, emotions, and thought process. Mother tongue connects us with our children and family. It also provides a connection among our cultural tradition, friends, and neighbors who uses the same tongue. Our neighborhood relationship always be more strong through the local dialects rather than any other second language conversation. Using our mother tongue allow us to reach to our children and allow to learn new things together. I have many more friends abroad, and I came to know that to protect their native culture and heritage, these families use mother tongue at their home. As Sir told that everywhere in the world, where the Punjabis are there, Gurdwara is there. If Gurdwara is there, then the culture is there. A ritual song which is used in sing at the time of Ganpati Sthapana at marriage ceremony cannot translate it and transfer to next generation in any other than the mother language. A good example is Ramcharitmanas written by Tulsidas in 15th century has established Lord Rama in every North Indian house just because it was written in mother tongue Awadhi. Before that there was Ramayana and it was in Sanskrita, which was the language of scholars, not for the common man. Today you can see the Sundarkaran Path in every village, town and city in local language because a devotee can express himself more comfortably before the Lord in his own language. Language is a complicated but versatile decoding way of our thoughts and behavior in which we can communicate not only our desires and experiences to other person but our love, our affection and desires and affection and can show our care also. A man always experiences his opinion and desires in mother tongue. Communication is other languages will deserve only a second place. It is just because we think only in mother tongue. And mother tongue is the best way for all reflections, reactions and expressions. It is purely human and non-instinctive method of expressing ideas, emotions and desires. A man can express his hidden feeling in his mother tongue only. We always understand a thing and think in our mother tongue. This influences a man till the death. Our most of prayers are in our native tongue. We have all rituals in our local languages. We can even mourn and can explain our grief deeply in our languages only. You can see the Gulzar Saab's film Rudani, in which the lady who come to some landlord family, because in landlord family it is not allowed to show the mourn or grief after the death of head of family. So they hire some ladies for that showing the mourn, and those ladies show their mourn in their own language.
So I can say that in deep grief also can be shown in our language only. India is country of villages where we have our local traditions, folk songs, lore, music, local gods and their festivals. Can we think to celebrate these all in any other language? Can incarnation of God is possible without thinking of mother tongue? See Kantara, one of the movie now these is very famous. And you see that incarnation of that God in that body. It speaks in Kannada. It has said that Lord Shiva logged all the Vedic mantras in Kali Yuga and asked only Shabar mantra will work in Kali Yuga, which are in the local dialects. This shows the power of expression of mother tongue. This is true that second language opens the window towards outer journey. But inner journey which takes us to ecstasy is only possible through mother tongue. Are all folk heroes are still alive in mother tongue? I'm definite enough that Maharana Pratap must have challenged Akbar in Rajasthani, not in any second language. Or Narsi Mehta would have called Krishna in Gujarati, not in other language. What were the language of instructions followed by a laborer who was helping in building Taj Mahal? Naturally, mother tongue. It's a kind of doctrine of filtration. If we pour mother tongue in the funnel of society, we will be able to enrich our culture and protect our values. We feel most comfortable in our language where we use to communicate with our loved ones. It is an important part of sorry, because time is also limited here. Let's given 10 minutes only. Thus I'm completing very soon. It is an important part of our identity. It says who we are and defines as an individual. In fact, mother tongue is the key to success in expressions. I can say all 9 rasas can be expressed through mother tongue only. Apart from all above things, still many societies are finding it difficult to continue in mother tongue because of changing global scenario, global values, and interdependency. I think we need to give more and more readings to our children in mother tongue. We should connect ourselves with family and friends via phone calls and letter writing. If any local cultural program is there, then we have to go and watch it, and we should attend it. Give exposure to folk games and use mother tongue at home in routine. In Sanskrit, there is a shloka, Matrabhasham Paritajya Yen Bhasham Upasate Tatra Yanti Hite Yatra Suryo Na Bhasate. Absence of mother tongue pushes the humanity in such a dark era where no sun can approach with any light. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मदन मोहन सोरेन जी को। आप संताली के कवि, लेखक, नाटककार और गीतकार हैं। अखिल भारतीय संताली लेखक संघ, आदिवासी सामाजिक शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संघ ओडिशा के सदस्य तथा साहित्य अकादमी के संताली परामर्श मंडल के पूर्व संयोजक और सामान्य परिषद के सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में आप जनजातीय बहुल राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में से किसी भी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में सक्रिय हैं और संताली भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद तथा भारत में स्वदेशी भाषाओं के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे बीच के राम सूर्य नारायण जी अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। तो अनुरोध होगा कि अपने वक्तव्य को 15 मिनट के भीतर आप रखें तो अच्छा है। Respected Chair, Admin, colleague, speaker, other dignitaries, scholars, literary lovers, and audience who are present here. At the very beginning,
I would like to extend my namaskar and civil johar to you all. Also, I'd like to extend my thanks to Sahitya Academy for providing this opportunity to share my views, particularly on the topic importance of mother language, a source of natural expression. Friends, I was in previous session, I was listening to Manmohan ji, who was speaking about the present status of Punjabi language. He spoke at length, and also I listened to the speaker from Konkani language. He was also speaking about the hegemony of other languages on Konkani language. And presently what I see, what I observe, in the case of Santali language, the hegemony of other languages is also well traceable. You all, Santali language, which is very lately enlisted in the 8th schedule of Indian Constitution, particularly in 2004, Santali language is included in the 8th schedule of Indian Constitution, along with Bodo language. The significant fact is that earlier Bodo language has adopted Roman script for literary writings, for writings Bodo language, and soon after its inclusion in Sahitya Academy, and soon after its inclusion in 8th schedule of Indian Constitution, Bodo language adopted Devanagari script. But in the case of Santali language, what happens? Santali language has distinct script that is known Olchiki, which was invented in 1925. We are now at the doorstep of centenary celebration of Olchiki invention. But one peculiar thing is that Santali language cannot be written properly or correctly in any other script other than Olchiki script. But in the case of Bodo language, perhaps this is not applicable. Bodo language can be expressed, can be written grammatically correct, or it can be pronounced correctly, even though it is written by any other script. So Bodo language has already accepted Devanagari script. It is a matter of great satisfaction. But in the case of Santali language, what happens? The peculiarity lies that Santali language cannot be expressed, cannot be written correctly in any other script, any other Indian script, or even any other script, those are even in the world. Then what is the peculiarity of Santali language? How we can pronounce Santali language? There are myriads such vocabularies, such words, such terms in Santali language which cannot be expressed by the people of other speakers, other languages. Only speakers of Santali language can properly pronounce Santali language, Santali term, Santali vocabulary. That is the most significant fact applicable in the case of Santali language. You know, after long linguistic movement, about 30 years of linguistic movement, Santali language included in 2012. And before that, there are so many languages. There are so many hegemonies over Santali language. You know, Santali peoples
people are scattered in so many states. Santali people are present in the state of Odisha, in the state of Jharkhand, in Bihar, in Assam, in Tripura. But their language they are facing much dominance of their languages. In the case of Odisha, Santali language, we have see the impact of Odia language. People of Santali language, speaker of Santali language, first they use Santali language. Then, in the case of school education, in the case of university education, or in any educational curriculum, we are learning, we are here to learn Odia. In the case of Assam, they are learning Assamese language. In the case of Jharkhand, Devanagari is introduced upon Santali language. So there are so many difficulties arising in the case of Santali language, what I see. And this is the major fact. Santali language is, there are so many hegemony we can see over Santali language. And that is the reason behind the drawback of Santali language. And on the other hand, what happens? Santali language find it difficult to make progress, make its upliftment. And significant fact is that there are myriad such things, such words which cannot be grammatically or scientifically or phonetically could not be expressed. This is the main reason. My earlier speaker has already said that mother tongue is the only tongue, only language through which we can express our thinkings, our thoughts, our feelings, our emotions. Even it is the best medium for expression of our ideas. And despite the very fact we are not achieving the development of Santali language, Santali language is facing so many difficulties. There are so many obstacles towards its development. I was listening to Manmohan ji. He was saying that clear Punjabi language has not become a state language for instruction in education. So also, in the case of Santali language, it has not become the state language in the case of Odisha, in West Bengal, in Jharkhand. This has not also accorded the second language status in the state of Odisha, in the state of Jharkhand, though it is achieved second language status in the state of West Bengal. So severely affected the people of Santali language. They find it difficult to speak in outside world. This is a vital point I said. In India, what I see, there is no such clear-cut language policy. There should be a clear-cut language policy. First, mother tongue should become the first language for learning. Second, a weak language should become. A weak language should be given recognition. Third, a language for literary development should be given importance. And fourth, an international language should be recognized to communicate outside world. So there are four languages at a time
should be provided to the speakers of those communities. Basically, the speakers of tribal communities, speakers of tribal languages. At present, we have no scope of learning Santali language. Though after enlistment in the schedule, in some states, some universities, school and college and university curriculum, Santali language is being introduced. But widely, it is not being disseminated as yet. In very limited universities, it is being taught. In Odisha, only 2 universities or 3 universities, Santali language is introduced. But in the case of primary curriculum, Santali language is clearly not introduced. Though in the case of West Bengal, in so many about 10 to 15 colleges, about 5 or 6 universities, Santali language is introduced. In very limited primary schools, Santali language is introduced in West Bengal. So this is the case the people of Santali language are at present facing. So my concern is that this language should be given equal status towards the linguistic development, towards literary development. As I say, the Santali language is included in 2004 in 8th schedule, but a year after, in 2005, Santali language is recognized by Sahitya Academy. And thereafter, Santali language is leading towards the pinnacle of development. Leading towards development, it is okay. But there are so many languages, so many tribal languages, so many mother tongues, so many tribal people who are speaking in their mother tongues. But their languages, most of the languages are leading towards extinction. If we see at present, so many tribal languages are in existence. About 700 tribal languages are in existence in India. These are the languages which are spoken about 10,000 population. And towards the development of this language, there is no such clear-cut policy by the provincial government, by the state government, or government, union government. But in the case of Switzerland, what I say, there are 4 languages. 4 languages are recognized by the government of Switzerland. 4 languages are given equal status. A language Romansh, which is spoken nearly 50,000 people, and despite the very fact, the language is recognized by the government of West Bengal, government of Switzerland. But India, there is no such clear-cut language policy. So friends, as an activist of language, apart from a writer in Santali, what I see that those Santali is recognized, but Bhil is a community, and their language Bhil, and the population of Bhil is more than the speaker of Santali language. First, among these tribals, first comes Bhil community, thereafter comes Gond community, Santal comes third, they are in third position. And Santali has already become a recognized language. Bodo, which is spoken by very limited people, this language has also been recognized. But the language which is spoken more than the speaker of Santali language, these languages are not being recognized. The main fact is that they did not raise their demands before the government or any other political reasons there may be. But in the case of Santali language, though it is recognized, but further development, though it is achieving some significant development, but it has not reached the pinnacle of development. So this is the plight of indigenous languages. This is the plight of mother tongues. Most of those
spoken by tribal people of India. And as a speaker of Santali language, I would like to say what is the peculiarity of Santali language. Santali language, as I say, it cannot be written by any other state. It cannot be properly expressed or properly phonetically pronounced by the people who is unfamiliar with Santali language. There are such things, such words, such vocabularies. Santali language has its distinct pronunciation. Dal, a word. Dal, a kind of curry. Curry prepared from dal. But in Santali, it is pronounced as dal, not dal. If it is written dal, then it gives another meaning. Dal means to beat a person, to beat someone. So that is the peculiarity of Santali language. Goirpada, a district headquarters of Odisha, a district headquarters of Mayurbhanj district. In Aryan language, it is pronounced as Baripada, but in Santali, it is pronounced as Goirpada, not Baripada. So there are such peculiarities which are traceable in Santali language. I am also not an expert, but there are so many similarities, about 80 to 90% similarities among some tribal languages. There are similarities between Santali and Mundari language, similarity between Mundari and Ho languages. I can understand her, I can speak her. The person who knows Santali, he can easily understand her. From that point of view, that this is the case of Santali language, and so also the case of other tribal languages spoken in the northeast or eastern parts of the country. So friends, mother tongue plays a very vital role for communication, for expression of emotions, for expression of thoughts, for expression of feelings, for expression of ideas. Mother tongue helps in building paradigms for the life ahead. So mother tongue is very, very important for the speaker of the particular language. Of their language, or if their language are not being preserved, there is a very possible chance of extinction. As I have already told, that only there are so many tribal languages in India, but only 2 tribal languages are recognized by Sahitya Academy, by the Constitution of India. Then language, those are unsettled, those are not recognized by the government, not recognized by Indian Constitution, or not recognized by Sahitya Academy. What will be the plight of these languages? There is a very possible chance of diminishing, very possible chance of leading towards extinction. At present, very few people prefer to talk in their mother tongue, in their mother language. The language which are developed and the people to which they belong, they only use, they prefer to use their language. But with language which is unsettled, which has no significance, they do not want to use their language, even though they are the speakers of that very language. This is the case of
mother languages or mother tongues in the case of some tribal people in India, what I observe. So friend, these are the difficulties the tribal people, the indigenous languages or mother languages spoken by tribal people in India. These are the drawback to those languages. I think as an activist of language, I have tried my best to raise my voice before the government of India. I have raised my voice towards formation of a National Council for Promotion of Santali language. You know, at present only there are two national councils for two languages. One is National Council for Promotion of Sindhi language, which was established in 1994 by the then government of India. In another language council was National Council for Promotion of Urdu language, which is established in the year 1996. There are only two national councils. Sindhi, a language which is spoken near about 35 lakh or 40 lakhs. The speaker of Sindhi language also is spoken in so many states, about 4 to 5 states. In this case, what happens is I conclude my speech. So these are the facts. So my demand is that a special, another national council should be formed by the government of India. The third national council for the development of Santali language should be formed, should be established by the government. And I have also raised before the government for all those peoples, for all those indigenous languages, those are not recognized by Sahitya Academy, those are not recognized by Constitution of India, so many tribal languages. And there should be another national council, the National Council for Promotion of Indigenous Language, the National Council for Promotion of Tribal Languages in India. I have placed two vital demands before the government of India. But government of India is so far turning deep here towards the demand placed before. So friends, these are the facts of mother tongues like Santali, which is spoken by nearly about 1 crore people in India. And with these few words, I would like to conclude my huge. I once again extend my thanks to Sahitya Academy. I also extend my thanks to you all for listening to me patiently. Johar, Namaskar. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद मदन मोहन सोरेन जी को। और मित्रों, अब मैं, हालांकि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे जो एक स्पीकर हैं के राम सूर्य नारायण जी, तो वो पहुंच जाए, लेकिन वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो अगले 5-7 मिनट में वो हमारे बीच होंगे। तो इस बीच हम हमारे अध्यक्ष श्री मोहन गेहानी जी का वक्तव्य सुनते हैं। श्री मोहन गेहानी। Distinguished friends of the dais and equally distinguished audience, because I know this is a subject which only few will be concerned to align with. We are living in a massive contradiction. On the one hand,
we are trying to reach Mars and Venus, explore the universe. At the same time, within few years, more than 6,000 languages are going to be extinct on this earth. And most of them indigenous tribal languages. There is a temptation to stray away from the main point and dwell on the dire straits in which the Maya language, the Sindhi language. I am a refugee. I came as a refugee from Sindh, Pakistan. And today we are spread all over India, and we number nearly 50 lakhs only. Our language is not even spoken at the home because we do not have the villages. We are mostly concentrated on urban centers. The composition of the community is such, and 90% of us belong to that aspiring class that in every language is leaving its language in favor of English for the better prospects. I will start. Actually, I have thought that it will be a sort of a panel discussion. Therefore, I simply wrote down some points. And thankfully, I will not inflict a very big speech on you, because I'll be reading only those points on which we thought that we will be able to discuss. Before I start those points, I would like to invoke a poem or a verse by Shah Abdul Latif in Sindhi, Sain Sadai Kari Sindh Mathe Sukar, Dosta Mitha Dildar, Al Masab Abad Kari. Roughly translated, it means, "Hey sir, you may shower your mercy on sin, let the entire universe prosper." We spoke of the prosperity for the entire universe 400 years ago, and that is the identity of my language. Now, let me tell you, the language is the oldest tradition of a man. Can you think without words? You can't think without words. How the words are formed? The mother, even before the birth, is connected to the child for the nourishment. And after the nourishment, also it is mother that nourishes the child. And it is a bond of certain sounds that emanates and is established between child and mother. We have to make a distinction between a mother tongue and a mother language. When a mother sings a lullaby to child, she does not, in a very coherent and logical way, sing that lullaby. She will add "Ma Sona, Ma Pyara, Mera Dulara, Raja," and all those things, and sometimes even the gibberish that the child, as it grows, he emanates some sounds. Even those sounds the mother is imitating. And slowly, by imitation,
the child learns to make the words sound. The child first learns words, and then he learns connection of the words to the intimate people connected, to his playthings, his toys, and if it's extended family, maybe siblings, maybe. So, in a way, as the relationship between mother and the child is natural, similarly, the linguistic regions are also made by nature. Linguistic deviance of the regions are not made by politicians. Politicians alter the lines in the maps. The symbol for the politician is a sword, which divides, whereas the language is the connecting medium. The language and the politics, they work on a quite opposite and different directions. That has to be understood because there is a tendency to link language with the politics. Politicians will not resist using anything from for their own purpose. Let's be very clear about it, those who love their languages. And then, when the language is natural for the region, the language encapsulates the collective historical experience, in which a particular, a separate, distinct culture also is connected. In a way, every individual has a different language. Every individual has his own style of speaking. Every family has a different language. But at a social level, when we make connections, we have a communication. And the language of communication is could be acquired language also, apart from that. And these are, in that infancy, the building blocks of the child or a person are built. His entire personality is built around the language. And while speaking about the expression of a language, what could be a better expression than the marriage songs? Songs at a birth ritual, songs which are sung at a sorrowful events. In our folk tales, the crow used to be a messenger for a love-lorn maiden girl. Through crow, she would send the messages to her husband or beloved. And they all were in the tongue of that innocent, uneducated lady who had only inherited her mother tongue from her mother. And if you come at the literary level, after all, you can acquire a skill, but in order
to acquire a skill, you have to work hard. You have to learn so many things. You have to learn your trade. But going beyond the craft, you reach the stage of art. Art is beyond craft. And the literature, the exhibition of culture, the expression is only the probing of your core identity. Until unless you don't probe your core identity, you are not going to create a literature of any lasting impact. And this is how powerful the mother tongue is for the expression. Tolstoy would not have written War and Peace in Russian. Had he not written, it would not have been a world peace. Had Shakespeare not written in English, it would not have been world peace, masterpiece. Had Shah Latif not written in Sindhi, he would not have survived so long for 4 centuries. Similarly, the courts is a matter for the Waris Shah. Because we, Sindhis and Punjabis, Sindhis and Rajasthanis are in a way linguistically cousins. When a camel man riding a camel or pulling a camel sings a song in the desert to himself, to his camel, he sings in his mother tongue. This is the power of expression of mother tongue. And with that power, I sit down, Tawa Sabri in Baharwa. इस समय का सदुपयोग करना कोई आए नहीं है जब तक, क्योंकि कोई संचालक भी शायद बाहर होंगे, दर्शक और वो सब अपनी प्रतिक्रिया तो बाद में करें, तो वो समय अभी कहने ही ना भाई। मैं इससे बोल लूंगी। डॉक्टर रेखा व्यास, ये निवेदन था कि मातृभाषा का महत्व तो इसमें बताया गया, पर मातृभाषाओं को जब तक हम अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण, नौकरियों और इस तरह के उपक्रम जो किसी भी समाज के विकास के लिए श्रेष्ठतम और अच्छे उपक्रम होते हैं, उनसे नहीं जोड़ेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि नौकरी न मिले, कुछ नहीं मिले, तो जो घर में भाषा बोली जाएगी उससे उसकी जो क्लासिकी है, उसकी जो प्रभुत्व संपदा है, उससे व्यक्ति परिचित नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मैं अपनी मातृभाषा की बात करूं या सब कोई अपनी मातृभाषा की बात कर, मान लीजिए हमारे सामने बैठे हम सिंधी की बात कर ले, मान लीजिए घर में बच्चा बात करता है, किसी मौके पे बोलता है, करता है, पर जो नया लिखा जा रहा है या जो उसकी क्लासिक साहित्य वगैरह, उससे वो कुछ जो चीजें गाई जाती हैं, कुछ जो परंपरा से जो वाचिक परंपराओं में है वो आ जाएंगी, पर ऐसा नहीं है कि जो शास्त्रीय साहित्य उसका लौकिक साहित्य पर असर ना हो। तो उन सब के लिए मातृभाषा का शिक्षण कम से कम किया जाना बहुत आवश्यक है। और हमारी भारतीय भाषाएं आज हम यहाँ तक कि इस तरह के मंच पर भी एक तरह से अंग्रेजी में काम चलाते हैं, मोनो लैंग्वेज की तरह हम हो रहे हैं। भारतीय भाषा का इस्तेमाल या उपयोग भी अपेक्षाकृत कम करते हैं।
क्योंकि हमें लगता है कि अब वो व्यक्ति नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा, तो हम एक मोनो लैंग्वेज की तरफ हो रहे हैं। तो मेरे कहने का आशय और तात्पर्य यही है कि मातृभाषा के महत्व को हर कोई जानता है, पर उसको जब तक जनजीवन से महत्वपूर्ण स्तर पर नहीं जोड़ा जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। आज हमारे पाठ्यक्रमों में विदेशी भाषाएं हैं, हमारी मातृभाषाओं को भी शामिल किया जाए तो आप देखिए कि लोग उसको पढ़ेंगे, उसका महत्व समझेंगे। अगर अच्छी मातृभाषा कोई बोलता भी हो, लिखता भी हो। अभी हमारे जिस दिन मीडिया सत्र था उसमें मैथिल भाषी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, हालांकि उनको थोड़ा रोका भी गया था, पर वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कि मेरी भाषा पढ़ाई नहीं जाती, सीधे उसमें पीएचडी होती है, तो कैसे कोई करेगा। भाषिक जो क्रम है, भाषिक जो विकास है, उसकी तमाम जो इकाइयां हैं उससे परिचित होना चाहिए, या उससे परिचित करवाने के लिए सरकार या जो भी इकाइयां हैं उन्हें इसलिए उपेक्षित कर दिया जाए कि भाषाएं हमारी मातृभाषा बहुत है, तो ये तो एक संपदा है। हम भाषिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक संपन्न देश है, तो भाषा जो है ज्यादा है, तो इसके लिए कहीं इधर उधर न होने लगे तो हम एक दो भाषाओं को करने लगे। तो ये तो मेरा मुख्य विषय था। दूसरा ये था कि मैं 2 मिनट और ले लूंगी। दूसरा ये था कि आपने इस बात को कहा कि संस्कृत बोली नहीं जाती थी, संस्कृत बोलचाल की भाषा रही है। जो क्लासिक भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी, और जो बोलचाल की भाषा थी उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। और संस्कृत भाषा को बोलना, जैसे आज भाषा का जो रूप हो रहा है कि हमने मातृभाषा को उपेक्षित कर दिया कठिनाइयों के चलते, इसी तरह संस्कृत के साथ जो व्यवहार हुआ, इस कारण संस्कृत अपेक्षाकृत कम और लुप्त भाषा करते करते लोग अब उसे मृत भाषा कहने लगे, जो देव भाषा है। जो सुसंस्कृत भाषा है उसका अस्तित्व इस तरीके से होता जा रहा है। तो हमारे जो शास्त्र, ये कहिए भाषा की तो एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है कि कोई भी देश किसी भी भाषा को या किसी भी संस्कृति को गुलाम बनाना चाहता है तो उस पर अपनी भाषा थोप दी जाती है। और अब स्थितियां ऐसी न भी होते हुए हमने अपने आप पर ही बहुत कुछ थोप लिया है। तो मानसिक जकड़न, मानसिक गुलामी से मुक्त होने के लिए ये आवश्यक है कि हम विदेशी भाषाओं को भी पढ़ें, पर चूंकि हमारी भाषाएं, भारतीय भाषाएं रोजगार, भारतीय भाषाओं की जो बोलियां वो रोजगार से उतनी जुड़ी हुई नहीं है, जोड़ी नहीं गई है, इसलिए वो सर्वाधिक और स्वतः उपेक्षित होती जा रही हैं। इसलिए उनकी अनिवार्यता और उनके पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। लोग ये सोचेंगे कि अगर मैं अपनी भाषा पढ़ूंगा तो अपने में मुझे रोजगार कैसे मिलेगा, तो मैं अंतरराष्ट्रीय पढ़ूंगा तो दुनिया भर में काम प्राप्त कर सकूंगा। तो इन स्थितियों को हमें हल करने के बारे में सोचना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। सौर्या, मैं बैठ के बात कर सकता हूँ? कि सब मातृभाषाओं को पढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने जहां तक समझा है, जो नई शिक्षा पॉलिसी आ रही है उसमें यह कहा गया है, यह बात है कि शिशु काल से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही सिखाया जाएगा। जब ये पहल हो गई है, दूसरी, क्योंकि ये साहित्य अकेडमी है, जो राजनीति पहलू है उस के ऊपर, जो आर्थिक पहलू है उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। जब हमारे मानसिकता ऐसी है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इसीलिए अंग्रेजी जरूरी है, तो अंग्रेजी जरूरी है, तो ये तो बच्चों के जो माँ बाप है उनकी मांग है।
जो हम लेखक हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, इवन राजनेता जो है, जो पब्लिक चाहती है वही देगी। जहां तक संस्कृत का सवाल है, मेरे भाई जवाब देंगे। शुक्रिया सर। मैं बहुत छोटे छोटे से तीनों जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात, मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, तो जाहिर है शिक्षा से मेरा सीधा नाता है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पैरा 4.11 में ये साफ कह दिया गया है कि सारी शिक्षा कम से कम प्राइमरी, इट में भी अप टू 8 जो है वो मातृभाषा में दी जाएगी। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि फिर भी हम हिंदी अंग्रेजी में काम चला रहे हैं, तो देखिए अकादमी एक ऐसी संस्था है जहाँ सारी भाषाओं के लोग सुनने आते हैं। वहाँ मैं अगर राजस्थानी में बोलता है या सर सिंधी में बोलते हैं, आप संथाली बोलते हैं, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आधे से अधिक ऑडियंस को समझ में नहीं आता, इसलिए हिंदी अंग्रेजी को चुनना पड़ा। तीसरी बात, जहाँ तक संस्कृत की है, मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ, तो जाहिर है मेरा अपना नॉलेज है, पाली, प्राकृत और काफी सारी भाषाएं। वेदों के समय वाक था और वाक से फिर धीरे धीरे जो है वो डेवलप हुआ, स्टैंडर्डाइज करके अपन ने उसको संस्कृत पर किया, इसलिए संस्कृत जो है बाद में डेवलप हुई है। तो मेरा उद्देश्य जो था वो ऋग्वेद जिस समय लिखे गए, जब कहे गए, नॉट लिखे गए एग्जैक्टली, तब की बात मैं करना चाह रहा था। थैंक यू। लास्ट एक बंदे का वेट हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा दमयंती बेसरा जी से कि इस विषय पर कुछ विचार रखें। दमयंती बेसरा जी संताली की प्रतिष्ठित लेखिका है, उड़िया की प्रोफेसर रही है और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभी इनको पद्मश्री अलंकरण से विभूषित किया गया है। मंच को मेरा सम्मान और उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। पहले तो मैंने साहित्य अकादमी को धन्यवाद दूंगी और देवेश जी को, जिन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया है। ये मातृभाषा की महत्व के ऊपर बात चल रही थी, ये जो सेशन है, जो विद्वानों ने यहाँ पर अपनी बात रखी, बहुत महत्वपूर्ण बात ही रखी, इसलिए उन सब को मेरा आभार प्रकट करती हूँ। मातृभाषा की बात जो आती है तो सबको अपनी अपनी जो मातृभाषा है उसी के ऊपर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और ये मेरा मानना है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात भी हुई है यहाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है क्लास 5 तक बच्चे अपने मातृभाषा में ही पढ़े, क्योंकि मातृभाषा ही ऐसे भाषा है जो माँ की दूध की तरह है, और दूसरी भाषा ये डब्बे की दूध की तरह है। लेकिन मातृभाषा से पहले जो बच्चा सीखता है, मातृभाषा से सब कुछ जो जान जाता है, आगे पढ़ने में ये मातृभाषा ही उसको सहायक होता है, क्योंकि मातृभाषा में सब कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाता है। जब दूसरी भाषा को अपनाती है, पढ़ती है स्कूल में, तो बहुत जल्दी उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में जो मातृभाषा का जो छाप होता है उसी हिसाब से वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। और ये तो हम लोग
जरूर मानेंगे कि मातृभाषा को हम नहीं बोलेंगे तो मातृभाषा विलुप्त हो जाएगा। हमारा जो भाषा का संपत्ति है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। इसलिए भारत ऐसा देश है जहाँ ढेर सारे मातृभाषाएं हैं, तो उस मातृभाषा को पहले हम सीखेंगे, अपने अपने मातृभाषा को, और उसके साथ दूसरी भाषा को भी हमको सीखना पड़ेगा। रोजगार के लिए जहाँ भी जिस स्टेट में जिस जो भाषा है उसी भाषा को भी हमको अपनाना पड़ेगा, और वही भाषा अपनाने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और साहित्य अकेडमी में जो प्रोग्राम होता है, जो प्रिंसिपल साहब ने बोले कि साहित्य अकेडमी ऐसे जगह है, ऐसे स्थान है जहाँ पर हम भारत की सब भाषाओं की कवि, लेखक या जो भी राइटर्स है, लिटरेचर लवर्स है, हम सब मिलते हैं। इसीलिए हम अपनी हिंदी भाषा या देवनागरी को अपना देते हैं। उसी के साथ इंग्लिश को भी हमको, इंग्लिश में भी हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि इससे सबको समझ आएगा। और एजुकेशन की बात हम करेंगे तो जो भी है उसको तो हमको अपनाना ही पड़ेगा, उसके साथ ही हमको चलना पड़ेगा। और मातृभाषा से हम घर में जब बात करें तो अपने जो बच्चे हैं वो भी मातृभाषा सीखेंगे, उसको महत्व देंगे। और इसीलिए ही मातृभाषा का महत्व है, क्योंकि वो माँ का भाषा है। माँ को हम जैसे प्यार करते हैं, अपने मातृभाषा को भी उतना ही हम प्यार करेंगे। मुझे बोलने का मौका दिया साहित्य अकादमी, इसलिए साहित्य अकादमी को मैं थैंक्स करती हूँ। सबको जोहार, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अभी मैं ये सेशन कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत के विद्वान जो आने वाले थे वो अभी नहीं पहुँच पाए हैं। वो आएंगे तो ओपन सेशन रखेंगे। तो वैसे ये 1:30 बजे सेशन खत्म होने वाला था, 15 मिनट हम रुके हैं। उसको 12:30 बजे से पहले आना चाहिए था, नहीं आ सके हैं क्योंकि अटक गए हैं, तो हम तो यहाँ नहीं अटक सकते। सो आई एम very reluctantly concluding this session. Thank you.